तो आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन आ गई है। 2 राज्यों में मतदान थम चुका है। अब वही लोग वोट डाल रहे हैं जो 5 बजे तक लाइन में थे। राजस्थान में शाम 5 बजे तक 72.7% वोटिंग हुई और तेलंगाना में 4:40 तक 68.4% मतदान हुआ। तो राजस्थान और तेलंगाना में मतदान खत्म हो चुका है। 68.4% मतदान हुआ। तो राजस्थान और तेलंगाना में मतदान खत्म हो चुका है। अब इक्का दुक्का लोग ये होंगे जो लाइन में लगे होंगे और अपने आप वोट कर रहे होंगे, क्योंकि 5 बजे तक जो लाइन में आ जाता है उसे वोटिंग करने का अधिकार होता है और उसके लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके लिए जो अधिकारी होते हैं वो बैठे रहते हैं। हमने आपको स्क्रीन समझाई थी, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ तेलंगाना और मिजोरम है, ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश है और नीचे की तरफ राजस्थान। तो हमारा जादुई पिटारा खुलने वाला है। अब से कुछ ही सेकंड बाद मैं आपको ले चलूंगा आंचल के पास। आंचल, दिल की धड़कन तेज है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया आपका? मेरा नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ने वालों का जरूर बढ़ गया है दीपक, क्योंकि उनकी सांसें इस वक्त तेज होंगी, अटकी होंगी कि आखिरकार क्या आंकड़े कहने वाले हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इंडिया न्यूज और नेता के आंकड़े आ गए हैं सामने और हमारी स्क्रीन पर अब वो बिखरने वाले हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। बीजेपी को 43 सीटें, यानी कि रमन सिंह सरकार एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके सरकार बना सकती है। 43 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं, 40 मिल रही हैं कांग्रेस को, 7 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। और ये प्लस माइनस आपको बता दूं कम ज्यादा कितनी सीटें हो सकती है, -6 सीटें हो सकती हैं बीजेपी की और 40 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। ये एग्जिट पोल के सबसे पहले नतीजे इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं और यहां पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रमन सिंह सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे कहते हैं इंडिया न्यूज। एक मिनट, यहां पर मैं आपको रोकूंगा। आप किस आधार पर कह रही हैं कि रमन सिंह की सरकार बन रही है? क्योंकि अगर 40 और 7 मिल जाते हैं तो 47 हो जाते हैं, रमन सिंह की सरकार नहीं बनती है। और आपने देखा होगा जेडीएस का फॉर्मूला अगर कर्नाटक वाला लागू हो जाए, यहां पर अगर अजीत जोगी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो 60 सीटें उधर जाएंगी जो मिली हुई है बीएसपी और जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जोगी कांग्रेस को। ऐसे में वो सीटें और 40 सीटें मिलकर आराम से बहुमत बनता है। 6 सीटें मिलकर आराम से बहुमत मिलता है। जब भी ऐसे कांटे की टक्कर होती है ना, बीजेपी की अक्सर, एक कर्नाटक का एक एक्सेप्शन अभी तक सामने आई है, उसके अलावा बीजेपी की अक्सर जो विनिंग स्ट्रीक होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। अब आपको स्प्लिट अप दिखाते हैं दीपक। सबसे पहले बीएसपी को 2 सीटें मिल रही हैं और जेसीसी जो कि अजीत जोगी की पार्टी है उसको 4 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। अब इसको दिलचस्पी से देखिए, अगर इसको हम वोटिंग परसेंटेज में ट्रांसलेट करें तो यहां पर 5% क्रूशल वोट बीएसपी को गया है और 9% क्रूशल वोट जेसीसी को गया है। यानी कि अगर हाथी ने साथ दिया होता हाथ का तो वोट कटुआ की भूमिका में ना उभरते हुए बीएसपी और जेसीसी की, बल्कि अगर इकट्ठे मिलकर चले होते तो क्लियर कट सरकार बना सकते थे। लेकिन अभी और दूसरा फैक्टर जो आपने दीपक मुझसे पूछा, मायावती, हालांकि अजीत जोगी ने कहा कि जब पॉलिटिकल कंपल्शन होती है किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि वो तो ऑपोजिशन में बैठेंगी, ना सांपनाथ के साथ जाएंगी या नागनाथ के साथ जाएंगी। और ये वोट शेयर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है दीपक। अब देखिए ये बहुत दिलचस्प है, 1% वोट शेयर जो है वो बीजेपी का ज्यादा है, कांग्रेस के पास 40% वोट शेयर है, अन्य के खाते में 19% वोट शेयर जा रहा है और इस 19% में 14% वोट शेयर यानी कि क्रूशियल 14% वोट शेयर जो है वो बीएसपी और जेसीसी यानी कि अजीत जोगी की पार्टी और मायावती का जो अलायंस हुआ है उसके पास गया है। तभी मैं ये कह रही थी कि आखिरकार बहुत ज्यादा दिलचस्प सीन है, लेकिन ये सिर्फ हंच की बात है कि अगर सरकार बनने के इतने क्लोज डिस्टेंस में बीजेपी और कांग्रेस हो, कांटे की टक्कर हो, तो बीजेपी स्टैंड्स अ बेटर चांस। दीपक, बीजेपी का चांस बड़ा है, आपको ऐसा लगता है? लेकिन अगर कर्नाटक की तरह ऑपरेशन हो जाए तो क्या होगा? अगर अजीत जोगी चीफ मिनिस्टरशिप मांग ले और बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस उनके इस ऑफर को स्वीकार कर ले तो क्या होगा? चल, ऐसे में हम एक संभावना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, संभावना के तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मन बना चुकी है, क्योंकि उसको एक बड़ी लड़ाई जीतनी है और बीजेपी को पावर से बाहर रखना है और उसके लिए हर छोटे भाई को बड़े भाई का दर्जा देने के लिए तैयार बैठी है। तो मरता क्या ना करता, जोगी बैगेज से लगता है पीछा छूटने वाला नहीं है कांग्रेस का, चाहे वो कांग्रेस के अंदर रहे जब पहले मुख्यमंत्री बने थे या कांग्रेस के बाहर चले जाएं। उनको तो एक तरह से हिंदी में मुहावरा है, ये कहना अभी शायद सही नहीं होगा कि गधे को बाप बनाने वाली जब स्थिति होती है, लेकिन फिर भी कि सत्ता के लिए और किसी तरह बीजेपी को बाहर रखने के लिए आप जो कह रहे हैं वो एक संभावना के तौर पर जरूर हो सकता है। लेकिन 40 सीटें अगर मान लीजिए, क्योंकि ये एग्जिट पोल के नतीजे, 40 सीटें आने के बाद भी अगर
अजीत जोगी की पार्टी को ही, जिसके पास आंकड़ों, एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ही सिर्फ 4 सीटें हैं, उसको अगर गद्दी पे बैठाना पड़े तो ये कांग्रेस की हार्ड लक है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? सीधे चलते हैं टीएस सिंहदेव साहब के पास। टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव साहब, अभी भी आप 3 सीटें पीछे दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस जो है 3 सीटें पीछे दिख रही है बीजेपी से, और जोगी कांग्रेस जो है वो 4 सीटें ले जा रही है। तो ऐसे में आपको लगता है ये मिलन होगा? दीपक जी, आप अभी भी मैं कह रहा हूं, आपका एग्जिट पोल भले आया हो, मैं उसका सम्मान नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत और 52 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। कहीं भी किसी से समझौता करने की स्थिति नहीं बनेगी और कांग्रेस बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन अगर सिचुएशन बन गई तो क्या करेंगे आप? आपके पास कोई प्लान बी है क्या? क्योंकि पॉलिटिक्स में प्लान ए लेके भी चलना पड़ता है, प्लान बी लेके भी चलना पड़ता है और प्लान सी लेकर भी चलना पड़ता है। अगर मगर में क्यों जाना? नहीं सर, दुनिया ही अगर मगर से चलती है। मैं तो जा रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरा एग्जिट पोल सामने है और मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल साबित हो सकता है। हाँ, नहीं दीपक जी, आप के लिए आपको एग्जिट पोल मुबारक, और जिस आपकी टीम ने किया होगा, जरूर ने रिसर्च किया होगा और मेहनत करके ये आंकड़े प्रस्तुत किए होंगे। हम लोग भी ऐसे ही एग्जिट पोल करते हैं। आपने उनको प्रकाशित किया है, हमारे पास साधन नहीं है प्रकाशित करने के या प्रदर्शित करने के। कांग्रेस का एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से कांग्रेस को 52+ सीटें दे रहा है और 2/3 से अधिक बहुमत हो तो ताजुब नहीं। तो ताजुब नहीं होगा। आप किन कारणों से इतना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सिंहदेव साहब? आपको क्या फैक्टर्स दिखाई देते हैं इस पूरी जीत के लिए, जो आप 52 सीटों की बात कर रहे हैं? हर क्षेत्र में हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से, दीपक जी, जैसे एग्जिट पोल के साथी हमारे लोगों के पास जाके पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी भी अपने साथियों के पास जाके पूछती है, आम लोगों से पूछती है। बहुत सारे फीडबैक के चैनल होते हैं, इसमें मीडिया से लेके कर्मचारी अधिकारी से लेके बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन ओपिनियन कांग्रेस पार्टी भी एकत्रित करती है। और किसानों ने जिस प्रकार से धान नहीं दिया, मैं इन सभी बातों को जोड़ के ये बता रहा हूं कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी का आएगा, स्पष्ट बहुमत आएगा। और आपने तो अपना प्रदर्शित कर दिया है एग्जिट पोल, मैं भी अपनी बातें साथ में आपने रखा रहा हूं। बिल्कुल, मैं सिंहदेव साहब के और मुताबिक ये कांग्रेस को 11 52 तारीख सीटें को फिर मिलेंगी। हम लोग एक दूसरे से दोबारा सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल, 11 तारीख को हम मिलेंगे सर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 52+। बिल्कुल, 52+। अमित मालवीय के पास सीधे चलते हैं। अमित मालवीय, बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई होंगी। अगर आप बहुमत से 2 दूर रहते हैं तो आपकी गठबंधन की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। दीपक जी, पहली बात तो जो आपका सर्वे है वो जो दिशा दिखा रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल की तरह उभरेगी। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद अगर पार्टी दोबारा सबसे बड़े दल की तरह उभरती है तो मैं मानता हूं कि ये वहां के मुख्यमंत्री और प्रदेश की और केंद्र की जो सरकारें हैं उसका जो अच्छा काम है उसका परिणाम है। दूसरा विषय, क्या हम छत्तीसगढ़ के पोल को, एग्जिट पोल को चुनाव का नतीजा मान ले? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में इतना कम गैप रहा है पिछले 3 चुनावों में कि स्टेटिस्टिकली ये कहना कि कौन सी सीट कौन सी ज्यादा आएगी और किस दल की ज्यादा आएगी ये कहना बहुत बहुत कठिन है। इसलिए जब आपके दिशा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के दम पे हाफ वे मार के ऊपर जाएगी। और पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें आई हैं। और तो अमित हमें बता रहे थे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है वो कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेकर आएगी। अमित के पास हम फिर चलेंगे क्योंकि अब हमारा जादू का पिटारा चलने वाला है। हमारे मैजिक बॉक्स से अब निकलेंगे मध्य प्रदेश के फिगर, इसलिए सीधे चलते हैं आंचल के पास। आंचल, इस बार किसका ब्लड प्रेशर बढ़वा रही हैं आप? बिल्कुल, एमपी अजब है, सबसे गजब है। और यहाँ पर देखा जाए, मेरा स्टेट है, ऐसा मत बोलिए। ये मैं ऐड उनकी बोल रही हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का दिल देखने का वक्त आ गया। और हिंदुस्तान के दिल में मध्य प्रदेश में इस बार देखा जाए तो धड़कने जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान की बढ़ने वाली है।
हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, इंडिया न्यूज नेता के एग्जिट पोल के मुताबिक, आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, इस वक्त बीजेपी को 106 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 112 सीटें मिल रही हैं। यानी कि 54 सीटों का इजाफा कांग्रेस के खाते में जा रहा है यहां पर, और अन्य को, अदर्स को 12 सीटें मिल रही है यहां पर। यानी कि मामा जी की सरकार बनती हुई नहीं नजर आ रही है। 3 टर्म्स की एंटी इनकम्बेंसी यहां पर 59 सीटें खा गई है बीजेपी की, और यहां पर 106 सीटें लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है। ये जो आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, इसमें बीएसपी, जो अदर्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें बीएसपी के 4 हैं और अदर्स के 8 हैं। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें कि किसको कितना वोट मिल रहा है, तो वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आंकड़े डालने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 42% वोट जाने वाले हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 43% वोट जाने वाले हैं, और अन्य के खाते में, विच इज बीजेपी प्लस अदर्स, 15% वोट जाने वाले हैं। अगर इसको 2013 के मुकाबले कंपेयर किया जाए दीपक, तो 2013 में कुल 45.19% जो वोट थे वो बीजेपी को मिले थे यहां पे, यानी कि 3% से ज्यादा की वोट शेयर की गिरावट है। जबकि कांग्रेस को देखा जाए तो वोट शेयर की गिरावट जो है, गिरावट नहीं बल्कि इजाफा जो है वो 36% से 43% हो रहा है, जो कि अच्छी खासी 7 परसेंटेज पॉइंट्स है। तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व काम कर गया यहां पर? मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे राहुल गांधी जो घूमे थे, उसका कितना असर हुआ? तो यहां पर 112 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं, आगे है। लेकिन जो मैजिक फिगर है यहां पर वो 115 की है, और 116 जिसको सीटें मिलेंगी वही सरकार बना सकता है। यानी कि अदर्स जो है वो बहुत अहम भूमिका में रहने वाले हैं। तो यहां पर भी कांटे की टक्कर है। बहुमत का आंकड़ा जो मैजिक फिगर है वो 116 का है। यहां पर कांग्रेस आगे है, 112 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी को 106 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। मतलब आजकल हम ये कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज में कट टू कट है। बिल्कुल कट टू कट मामला है दीपक। एक मुहावरा एक फिर से याद आ गया मुझे कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो इस बार मामा जी एक तरफ थे, लेकिन उनके बच्चों के जो मामा जी थे उन्होंने आखिरी मिनट पे कांग्रेस में पाला बदल लिया। अब क्या यही एक कारण रह गया है, या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कांग्रेस कम से कम इस रेस में आगे होती हुई नजर आ रही है? हालांकि उनका कोई भी सीएम प्रोजेक्टेड फेस नहीं था। तो आपने कहा ना, एक तरफ कमल है, दूसरी तरफ कमलनाथ। बिल्कुल, एक तरफ कमल है, दूसरी तरफ कमलनाथ है, एक तरफ शिव भक्त है, दूसरी तरफ शिवराज है। तो ऐसे में इतनी सारी नर्मदा यात्रा हुई, जन आशीर्वाद यात्रा हुई, लेकिन इसके बावजूद क्या एग्रेरियन डिस्ट्रेस, रोजगार की कमी और मंदसौर जो हुआ उसका बहुत बड़ा असर यहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि जो हार्ट ऑफ एजिटेशन था एग्रेरियन डिस्ट्रेस का, किसानी के संकट का, वो मंदसौर था, मध्य प्रदेश था। यही बड़ा कारण नजर आ रहा है। अरुण, आपको क्या लगता है, क्यों आपको क्या कारण लगते हैं आपको कि मामा जो है लड़खड़ाते से दिख रहे हैं इस एग्जिट पोल में? अगर होना था तो उनकी 140 प्लस सीटें होनी थी, अगर उनके काम को देखा जाए और सिर्फ उनके काम को गिना जाए तो। दीपक, एक तो जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि 15 साल सरकार रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी है एक तो। लेकिन मेरा अपना ये मानना है 106 और 112 का जो आंकड़ा आ रहा है तो क्लिफ हैंगर की तरह है, और इतनी बड़ी स्टेट में जो है वो थोड़ा सा चेंज इधर उधर हो सकता है। लेकिन एक और फैक्टर जो इस सरकार के खिलाफ काम कर रहा था, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, वो है एट्रॉसिटीज एक्ट, जो केंद्र सरकार ने पास किया, खासकर ग्वालियर, भिंड, मुरैना की जो बेल्ट है, और बीजेपी के जो अपर कास्ट वोट बहुत सारे जो मध्य प्रदेश के अंदर थे, उसके अंदर भी जो है उसकी वजह से एक डेंट जो है वो लगा है। और लेकिन बीजेपी ने जो है वो लास्ट फेज में मुझे लगता है कि काफी रिकवर भी किया। और एग्रेरियन डिस्ट्रेस, जैसे कि आंचल ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में जो है वो कृषि क्षेत्र जो है वो बड़ा, उसके जो है वो किसान बड़ी संख्या में है, तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस एक पूरे देश की रियलिटी है, वो भी जो है इस सरकार को अफेक्ट कर रही है। पर मेरे को अभी भी ये लगता है कि ये एक क्लिफ हैंगर होगा। जहां तक मेरी जानकारी है कि जो है बीजेपी का भी शायद अपना आकलन ये है कि वो सरकार बना रहे हैं, 120 के आसपास सीटें उनकी आ रही हैं। नहीं, बीजेपी का ये आकलन तो छोड़ है कि वो सरकार बना रहे हैं। ऐसे में अभय दुबे के पास चलते हैं। अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जीतना एक आदत होती है, और जीतने की आदत कम से कम कांग्रेस के पास नहीं है। देखिए, ठीक है, आप ऐसी व्याख्या कर सकते हैं। 2004 में लगातार 17 स्टेट्स हम जीते थे। अब कुछ बहस में मैं नहीं जाना चाहता। सच में हुआ क्या है मध्य प्रदेश में, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। अभी अमित मालवीय जी लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र कर रहे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है 30,32,000 बच्चियों के, खूब जोर शोर से प्रचार किया,
जो वापस बुला लिए मामा जी ने, और उन सर्टिफिकेट की अपेक्षा एक कागज पकड़ा दिए, और 5,000 करोड़ रुपए इन कैश करा लिए गए उनके। 46,000 बच्चियों के साथ बलात्कार मध्य प्रदेश में हुआ, 90,000 बच्चे पहला। लेट्स बी रियलिस्टिक। स्ट्रेस की बात है, मध्य प्रदेश में भी धान की खरीदी बंद हो गई। बिल्कुल, लेट्स बी रियलिस्टिक। बिल्कुल मैं बहुत रियलिस्टिक हूं। 160 सीटें दीपक जी, बिल्कुल रियलिस्टिक। मैं सच कह रहा हूं आपको। एकदम रिवोल्ट था मध्य प्रदेश में। आपकी बात मानी, लेकिन अगर 160 नहीं तो क्या? अभय दुबे क्या करेंगे अगर 160 नहीं तो क्या? देखिए, एक मिनट दीपक जी, नहीं मैंने तो आपसे कहा कि आपकी हमारी मित्रता है, आप जो दंड देंगे उसको स्वीकार करूंगा। मैं 230 विधानसभाओं का जायजा लिया है मैंने। आपको मंडी की लस्सी पिलाई जाएगी। जनता ने बहुत बड़ी नाराजगी व्यक्त की है, बिल्कुल तय है ये तो। और वो आप तो वाकिफ है पूरे मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे से। जितने स्वादिष्ट और शाब्दिक व्यंजन अच्छे से अच्छे होंगे वो साथ मिलकर हम लोग खाएंगे। हाँ, एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने सीपी जोशी जी के एक वोट का जिक्र किया। आप कल्पना कर सकते हैं सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड के पोस्टल बैलेट कचरे के डब्बे में मिले मध्य प्रदेश में। कोई सुनने वाला नहीं, कानून नाम की चीज नहीं रह गई। आप कल्पना करिए, हम आखिर जाएं किसके पास? न इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार है, न प्रशासन सुनने को तैयार है। शराब पीकर पीठासीन अधिकारी होटलों में मिल रहे हैं ईवीएम के साथ। बगैर नंबर की गाड़ियों में ईवीएम को 2 दिन बाद ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये कंसर्न्स हैं, लेकिन हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे हैं। कमलनाथ जी ने सारी टीम को सचेत रहने को कहा है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 160 सीटें मध्य प्रदेश में आने वाली है। और सिंहदेव जी ने जो कहा है वहां भी 50+ सीटें हमारे पास है, ये विश्वास रखिए। अमित, आपको ये अभय दुबे का कॉन्फिडेंस लगता है या ओवर कॉन्फिडेंस? के लिए अभी से एक बहाना ढूंढ रहे हैं, ईवीएम कह के। मैं याद दिलाना चाहूंगा इनको, आज ही मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस पूरे इलेक्शन को हैंडल किया है वो उससे आश्वस्त है और उन्होंने पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो मैं अभय दुबे जी से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, राहुल गांधी की साख बचाने के लिए कोई नया बहाना ढूंढिए। ईवीएम बहुत पुराना हो गया है। चलिए, जब आप चुनाव जीतते हैं तब आपको मुझको आश्चर्य दीपक जी, चुनाव हारते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये जो पोस्टल बैलेट मिले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिए, वो 30 तारीख को पोस्ट कर रही है प्रशासनिक अधिकारी। कल्पना कर सकते हैं क्या हाल है। मुझको आश्चर्य है कि इनका कंसर्न नहीं है। ये आपको भी शिकायत करनी चाहिए। हो सकता है उसमें से कुछ वोट आपको भी मिलते हैं। क्या कारण थे कि राहुल गांधी ने आज इसके लिए ट्विटर पर ट्वीट किया? नहीं, मेरे को लगता है राहुल गांधी ने इसलिए कि आगे जाके राजस्थान और तेलंगाना में हो, इसको लेके जो है वो उन्होंने कहा कि वर्कर को कि आप लोग सावधान रहिए। कांग्रेस उन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करी, ना उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात करी, ना उन्होंने मिजोरम की बात करी, उन्होंने मध्य प्रदेश की बात करी। मध्य प्रदेश के लोग सतर्क रहे। मध्य प्रदेश की इसलिए बात की कि क्यों वहां ईवीएम मिले। जो इन्होंने अभय दुबे जी ने बातें बताई वो एक्चुअली हुआ। अब वो कितना सीरियस है, कितना लार्ज स्केल पर है या छोटे स्केल पे कोशिश की गई और ज्यादा कामयाब नहीं हुई, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब ये बहाने तभी बनाए जाते हैं जब हारते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2009 का इलेक्शन था। दीपक, ये बहाने नहीं थे। 2009 का इलेक्शन था। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। 2009 का इलेक्शन था और जयललिता वोटिंग के टाइम 8:30 बजे बोल रही थी कि बटन दब रहा है हमारे पार्टी का और जा रहा है करुणानिधि की पार्टी को। ऐसा होता है, लोग एक्सक्यूज तैयार करते हैं। देखो, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। कई बार पर यह चुनाव थोड़ा अलग था। जैसे कि पहले कहा गया एग्रेरियन डिस्ट्रेस इतना स्ट्रांग था। पोस्टल बैलेट दिखाए, लाकर टेबल पर रख दिए। देखिए, अमित, इन्होंने पोस्टल बैलेट दिखा दिया, आप क्या कहेंगे? कोशिश हुई है, कितनी कामयाब हुई है ये कहना मुश्किल है। जरूर